बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने धार्मिक संकल्पना और इसके पश्चात वैज्ञानिक संकल्पना के अंतर्गत हमने ये देखा था कि अद्वैतवादी संकल्पना किस प्रकार की है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक विचारधारा इस बारे में क्या कहती है। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए अध्याय नंबर 2 के पार्ट 2 का। बच्चों द्वैतवादी संकल्पना पिछली क्लास में हमने देखा था। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत एक ही तारे से हमने माना कि एक ही तारे से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की रचना हुई है। ठीक है, उसके पश्चात द्वैतवादी संकल्पना के बारे में बताऊं बच्चों, तो इसमें माना गया है कि एक से अधिक तारा, बच्चों सौर मंडल के निर्माण में एक से अधिक तारे का योगदान है। तो इसमें एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक, खासकर 2 तारों के संयोग से मानी जाती है। तो अद्वैतवादी संकल्पना में हमने देखा बच्चों एक तारे से ही पूरे सूर्यमंडल की निर्माण बताया गया था। ठीक है, लेकिन बच्चों द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत यह माना गया है कि एक तारा नहीं, एक से अधिक तारों के द्वारा सौर मंडल का निर्माण हुआ है। बच्चों जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, यह केवल हाइपोथेसिस है। ठीक है, यह केवल विचार है, संकल्पना है, वास्तविकता नहीं पता। वास्तविकता के बारे में लगातार प्रयास ही जारी हो रहे हैं। कयास ही हम लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतने समय पूर्व ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बच्चों उस समय हमारी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम वर्तमान में कुछ ऐसे तर्कों के आधार पर ये तथ्य पेश कर सकते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई होगी उस समय इस प्रकार की घटना हुई होगी। इसके आधार पर सौर मंडल का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों का भी निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों द्वैतवादी संकल्पना। इस द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत हम पहला जो देख रहे हैं चैम्बरलिन का ग्रहणु परिकल्पना 1905। बच्चों 1905 में चैम्बरलिन नामक भूगोलवेत्ता ने बताया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण ग्रहाणु से बना था। वो किस प्रकार से बना था आइए देखते हैं। यह सूर्य है बच्चों, यह सूर्य है और एक तारा, दूसरा जो कोई तारा था, सूर्य भी एक तारा है और कोई दूसरा तारा इस तरीके से जा रहा था और इस जाते हुए तारे के द्वारा अपनी ज्वारीय शक्ति से इसने सूर्य के आसपास कुछ अणु सूर्य से बाहर निकाले। ठीक है, और निकालने के पश्चात वो अपने पथ पर आगे चला गया। ठीक है बच्चों, वो दूसरा तारा अपने पथ पर आगे चला गया, लेकिन सूर्य से बाहर जो ये अणु थे, जिसे हमने क्या कहा, ग्रहाणु। ठीक है, ग्रह के अणु, इन ग्रहाणुओं को बाहर निकालने में इसने मदद करी ज्वारीय शक्ति के कारण। और जब ये आगे चला गया तब ये ग्रहाणु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, क्योंकि बच्चों ये सूर्य से तो अलग हो गए थे, लेकिन सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। और जो ग्रहाणु या जो अणु बड़ा था वो नाभिक के रूप में कार्य करा और उसने आसपास के ग्रहाणुओं को अपने में मिला लिया और उसके पश्चात विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना हुई। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना में क्या बताया कि एक साथी तारा था, दूसरा तारा था सूर्य के अलावा, वो आया, अपने पथ पर आया और सूर्य के इतने नज़दीक आया कि अपनी ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से कुछ अणुओं को बाहर कर दिया। इन अणुओं को बाहर करने के पश्चात जो तारा था वो तो अपने पथ पर आगे चला गया, लेकिन जो अणु बाहर निकले हुए थे ये अणु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और लगाने के पश्चात जो बड़े ग्रहाणु थे, जो बड़े अणु थे बच्चों, वो उन्होंने अपने अंदर दूसरे छोटे ग्रहाणुओं को शामिल कर लिया। ठीक है, उनका संयोजन कर लिया। इस प्रकार से ग्रहों का और दूसरे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। ये से बताया था चैम्बरलिन महोदय ने। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात अगला है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना 1919 में। इसे जेफरीज का भी समर्थन प्राप्त था।
जेम्स जीन्स ने किस प्रकार से बताया था कि बच्चों एक सूर्य था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य के साथ में एक दूसरा तारा भी था। लेकिन बच्चों जैसे कि हमने चैम्बरलिन में देखा, चैम्बरलिन में सूर्य से क्या निकले थे, अणु निकले थे। लेकिन यहाँ जेम्स जीन्स बताता है कि सूर्य से अणु नहीं निकला, लेकिन एक वलयनुमा एक आकृति निकली। ठीक है, एक वलयनुमा आकृति निकली इस प्रकार की, सिगार नुमा। ठीक है, सिगार नुमा एक आकृति निकली जो कि इस तरीके से थी, बीच में मोटी थी और किनारों पर पतली थी, वो सूर्य से निकली। लेकिन तारा अपने पथ पर, हम देख रहे हैं कि अपने पथ पर आगे निकल गया और ये तारा आगे निकल गया अपने पथ पर। लेकिन ये सिगार नुमा जो आकृति थी ये सूर्य से अलग हो गई और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गई। और फिर बाद में यह भी अपने अलग अलग भागों में ठंडी होने के कारण, संकुचन के कारण अलग अलग भागों में बट गई। और बीच में बड़ा, जैसे कि हम वर्तमान में देखते हैं बच्चों, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है जो कि बिल्कुल लगभग मध्य में है, और इसके बिल्कुल किनारों पर छोटे ग्रह उपस्थित हैं। और सूर्य के नज़दीक बुध ग्रह सबसे छोटा है और इसके पश्चात इस मध्य में बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि विद्यमान है। तो हम देखें वर्तमान समय में तो सिगार जैसी आकृति हमें दिखाई देती है वर्तमान सौर्य मंडल की। तो उन्होंने जेम्स जीन्स और जेफरीज ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, एक तारा वहाँ से निकला और तारे के निकलने के पश्चात सिगार जैसी आकृति सूर्य से अलग हो गई और अलग होने के पश्चात वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गई। और यह सिगार नुमा जो आकृति थी ये ठंडी होने के कारण, क्योंकि सूर्य से बच्चों बाहर निकली तो ठंडी हुई, तो संकुचन के कारण इसका विभाजन हो गया और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम रसेल का द्वितारक सिद्धांत। रसेल के द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत हम ये जानते हैं बच्चों कि एक यह बच्चों विशालकाय जो तारा था ये अपने पथ पर चल रहा था, साथ ही सूर्य था। ठीक है बच्चों, यह सूर्य था और सूर्य के साथ में एक और तारा था, यानी कि सूर्य और ये साथी तारा, और ये विशालकाय तारा। इस प्रकार से बच्चों यह शुरुआत में दो तारे थे, सूर्य और इसका साथी तारा। यह साथी तारा था, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था, इसका चक्कर लगा रहा था साथी तारा। लेकिन बच्चों अचानक से कोई विशालकाय तारा आया, ब्रह्मांड में किसी दूसरे जगह से कोई विशालकाय तारा आया और आने के पश्चात उसने सूर्य पर तो प्रभाव नहीं डाला, उसने क्या किया, साथी तारे पर अपनी ज्वारीय शक्ति का प्रभाव डाला। और इस कारण से सूर्य का प्रभाव, साथी तारे का जो प्रभाव था वो सूर्य पे ना पड़ करके साथी तारे पर पड़ा। बच्चों इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि यदि हम यह मान ले कि ग्रहों का निर्माण या सूर्यमंडल का निर्माण सूर्य से हुआ है या सूर्य से अलग होने वाले तत्वों से हुआ है, तो यह बिल्कुल भी मान्य नहीं है। क्योंकि बच्चों सूर्य की जो पदार्थ हैं वो हल्के हैं। हल्के कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थ, जो हल्के पदार्थ हैं उनसे सूर्य का निर्माण हुआ है। जबकि बच्चों ग्रहों का निर्माण विशेष रूप से जो पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, इन ग्रहों का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। भारी पदार्थ जैसे कि बच्चों लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के पदार्थों से निर्माण हुआ है ग्रहों का। लेकिन सूर्य का निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। इस प्रकार से हम यह नहीं मान सकते कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है। तो हमें बिल्कुल ये मानना होगा बच्चों, धीरे धीरे बाद में ये चीज़ें समझ में आती है, परिकल्पनाएं आती जाती है और उसमें कुछ कमियां निकाली जाती है और उन कमियों के आधार पर उसे हम रिजेक्ट करते ही जाते हैं। लेकिन बच्चों जिन वैज्ञानिकों ने इन परिकल्पनाओं को बताया उन्हें पूर्ण रूप से हम समाप्त नहीं मान सकते, उनके कुछ अंश मानने योग्य है क्योंकि वो तर्कों के आधार पर बात अपनी रखते हैं।
तो हमने यहाँ पर देखा कि सूर्य से दूसरे ग्रहों का निर्माण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पदार्थ, सूर्य में पाए जाने वाले पदार्थ और ग्रहों में पाए जाने वाले पदार्थों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों रसेल का द्वितारक परिकल्पना में कि विशालकाय तारा जब अपने पथ पर जा रहा था, वो सूर्य और साथी तारा, जो साथी तारा था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसको प्रभावित करता है अपनी ज्वारीय शक्ति के कारण। ज्वारीय शक्ति के कारण प्रभावित करता है तो इसे विकृत कर देता है और इसके कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं, और जो अंश इस तरीके से बाहर निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ग्रहों का निर्माण उनका हो जाता है और उसी प्रकार से वो चक्कर लगाने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो रसेल का मानना था कि ग्रहों का निर्माण ना तो सूर्य से हुआ है ना ही किसी दूसरे तारे से हुआ है, बल्कि सूर्य के साथी तारा जो पहले से ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, यह था रसेल का द्वितारक परिकल्पना। इसके पश्चात हम देखते हैं होयल तथा लिटिल का सिद्धांत, जिसे सुपरनोवा परिकल्पना भी कहते हैं। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं सुपरनोवा परिकल्पना, सूर्य और एक नोवा था। ठीक है बच्चों, नोवा होता है ऐसे आकाशीय पिंड जो कि कुछ समय के लिए अचानक से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उनमें इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है जैसे कि विस्फोट जैसी अवस्था में वो आ जाए, उसे नोवा कहते हैं। तो सूर्य, यहाँ पर हमने देखा एक सूर्य था और एक नोवा था, नोवा में अचानक से विस्फोट हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नोवा में अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के पश्चात उसका जो नाभिक था वो बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, नोवा का जो विस्फोट होने के पश्चात वो नाभिक बाहर चला गया, लेकिन बचे हुए धूल के कण, बच्चों बचे हुए जो धूल के कण थे, ठीक है, वो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए इस प्रकार से, और इन चक्कर लगाते हुए धूल के कणों से ही ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये फाइनल कंडीशन जो प्रेजेंट में है वो इस तरीके से देखी जा सकती है, सूर्य और इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह। ठीक है बच्चों, तो यह था होयल तथा लिटिल का सिद्धांत, जिसे सुपरनोवा परिकल्पना भी हम कहते हैं, कि जिससे कि नोवा में हुआ विस्फोट और उसके पश्चात नाभिक चला गया बाहर और उसके आसपास, सूर्य के आसपास जो धूल के कण थे उनसे ग्रहों का निर्माण हो पाया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम देखा। अगला है ओटो शिमिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। ओटो शिमिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर देखा गया है कि सूर्य पहले से विद्यमान था। जैसे ये ब्रह्मांड में गति कर रहा था सूर्य, तो कुछ धूल के कण और गैस के जो कण थे वो ब्रह्मांड में स्वतंत्र घूम रहे थे। तो सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति के कारण इसे अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे कि ये धूल के कण इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। ठीक है बच्चों, ये धूल के कण चारों चक्कर लगाने लग गए और इसके पश्चात इनमें ग्रहों का निर्माण संभव हो पाया। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से यहाँ पर ओटो शिमिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना हुई। इसके पश्चात हम देखते हैं बच्चों आधुनिक सिद्धांत। ये बच्चों जितने भी सिद्धांत थे यह अपने समय में मान्य हुए, लेकिन बच्चों उसमें देखने पर धीरे धीरे उसमें कमियां नज़र आने लग गई और एक समय के पश्चात ये सभी सिद्धांत अमान्य घोषित हो गए। क्यों अमान्य घोषित हो गए? क्योंकि इनमें देखा गया विभिन्न प्रकार की कमियां इनमें हैं और वो तात्कालिक समय में, उस समय जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था उस समय वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग कमियां देखी गई। वर्तमान में बच्चों जो आधुनिक सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, जो कि वर्तमान समय में सर्वमान्य है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों लगातार रूप से ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। ये विस्तार उसी तरीके से हो रहा है बच्चों जैसे कि कोई गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, थोड़ी हमने हवा भरी और उसमें बच्चों ये गुब्बारा है कोई, ठीक है, ये गुब्बारा है, यहाँ हमने इसमें हवा भरी, हवा भरने के पश्चात ये फूल जाता है। फूलने के पश्चात हमने देखा इस पर कुछ हमने डॉट लगा दिए। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ डॉट हमने यहाँ पर गुब्बारे के ऊपरी स्तर पे लगा दिए। लगाने के पश्चात बच्चों हम देखते हैं
इस तरीके से हमने इस पर कुछ डॉट लगा दिए। लगाने के पश्चात हम इसमें हवा भरते हैं। हवा भरने के बाद हम देखते हैं बच्चों कि ये जो डॉट थे, जो डॉट हमने गुब्बारे में लगाए, यह दूर होते जा रहे हैं, इनमें दूरियां बनती हुई जा रही है। उसी प्रकार से बच्चों ब्रह्मांड में भी लगातार समय के साथ में दूरियां बढ़ती जा रही है, विस्तार होता जा रहा है ब्रह्मांड का। ना केवल ब्रह्मांड में उपस्थित आकाशगंगा, तारे या विभिन्न आकाशीय पिंड, वो भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि लगातार रूप से ब्रह्मांड का विस्तार देखा गया है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी बच्चों? जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर जो कि बेल्जियम के व्यक्ति थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस परिकल्पना के बारे में नहीं बताया, लेकिन शुरुआती दौर में सबसे पहले जॉर्ज लेमेंटियर ने ही बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये 1920 के दशक के आसपास की बात है। लेकिन बच्चों उस समय इनकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एडविन हब्बल ने इसके प्रमाण प्रस्तुत किए। बच्चों एडविन हब्बल ने यह आधुनिक सौर सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, इसके समर्थन में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, वो भी उसी 1920 के दशक के आसपास की बात है। लेकिन बच्चों उस समय इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और 1967 में जाकर के, लगभग 40-50 साल बाद 1967 में जाकर के रॉबर्ट वैगोनर ने इसकी विशद व्याख्या प्रस्तुत की। अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, इसकी व्याख्या प्रस्तुत की, तब जाकर के इनके सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है बच्चों, 1967 में जाकर के। अब इसके अनुसार होता क्या है बच्चों कि ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों, काले पदार्थों के अस्तित्व को इसमें माना गया है। अर्थात हमने माना कि ब्रह्मांड में कुछ अदृश्य पदार्थ है, जिसे हम ब्लैक मैटर या काले पदार्थ कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उनके द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व। बच्चों मैंने बताया था 1 बिलियन बराबर 1 अरब, ठीक है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो मिलियन और बिलियन, बिलियन 10 लाख होता है बच्चों, और बिलियन होता है 1 अरब। तो हमने यहां देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के अचानक जोरदार विस्फोट से हुई। बच्चों एक विशाल अग्निपिंड था, एक विशाल मात्रा में अग्निपिंड था, जो कि किससे बना था? घने पदार्थों से बना हुआ था। ठीक है, उन घने पदार्थों से बनने के बाद उसमें जोर से विस्फोट हुआ, अचानक से जोर से विस्फोट हुआ, अचानक से हुआ और जोर से विस्फोट हुआ। दोनों बात ध्यान करने वाली ये बात है कि उसमें विस्फोट अचानक से हुआ है और जोरदार तरीके से हुआ है। अब बच्चों जब विस्फोट हुआ तो वो पिंड किससे बना था? घने पदार्थों से। ध्यान करने वाली बात है, जो पिंड घने पदार्थों से बना था उसका बिखराव हुआ और उससे सामान्य पदार्थ, जिसे नॉर्मल मैटर कहा जाता है, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, जिससे इन घने पदार्थों का विखंडन हुआ, जिन्हें क्या कहा? सामान्य पदार्थ। तो बच्चों यहां पर देखने वाली क्या बात हुई? बच्चों यहां पर देखने वाली क्या बात हुई? घने पदार्थों से अग्निपिंड बना हुआ था, और घने पदार्थों का जब विखराव हुआ, विखंडन हुआ, तो क्या बना? सामान्य पदार्थ बना। नॉर्मल मैटर जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों जब सामान्य पदार्थ बने तो सामान्य पदार्थों का अलगाव होने लगा, वो दूर दूर जाने लग गए, तो जिससे बने काले पदार्थ।
यही काले पदार्थ बाद में जाकर के संघनन हुए और उनसे विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। ये काले पदार्थ जब मिले, काले पदार्थों का जब समूहन हुआ, समूहन होने के पश्चात ही विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिसमें सर्वप्रथम आकाशगंगाएं और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं में भी फिर अचानक से जोरदार विस्फोट हुआ और फिर उसके पश्चात तारों का निर्माण और तारों से ग्रहों का निर्माण। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग पिंडों का निर्माण इन्हीं ही काले पदार्थों से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देखें घने पदार्थ, उसके पश्चात सामान्य पदार्थ और उसके पश्चात काले पदार्थों का निर्माण की वजह से ही विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण संभव हो पाया है। यहां पर हम देख सकते हैं चित्र के द्वारा कि एक परमाणु था, किसी समय एक परमाणु था और उस एक परमाणु में विस्फोट होने के कारण इसकी दूरियां बढ़ती गई और इसमें बिखराव होता चला गया और लगातार रूप से बच्चों प्रति सेकंड इसमें बिखराव होता गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जोरदार विस्फोट होता है और विस्फोट के पश्चात लगातार उसमें ब्रह्मांड में विस्तार होता जा रहा है। वर्तमान समय में भी बच्चों यह इसमें विस्तार पाया गया है और ये किस वजह से पाया गया है? वो काले पदार्थों के वजह से। इनके अलगाव से काले पदार्थ का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों के समूहन से आकाशीय पिंडों का निर्माण संभव हुआ। तो मैंने बताया बच्चों घने पदार्थ से सामान्य पदार्थ और सामान्य पदार्थ से काले पदार्थों का निर्माण हुआ और काले पदार्थों के समूहन से ही आकाशीय पिंडों का निर्माण संभव हो सका। इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने से इनका आकार भी बढ़ता गया। बच्चों काले पदार्थ, ये काले पदार्थ है और काले पदार्थ के चारों ओर सामान्य पदार्थ का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इनका आकार बढ़ता चला गया। काले पदार्थों के बाहर सामान्य पदार्थों के जमाव होने के कारण इनका आकार बढ़ता चला गया। ठीक है, इन पिंडों के आकार में वृद्धि से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। मैंने बताया बच्चों कि इन पिंडों के आकार में वृद्धि हुई, आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ और आकाशगंगाओं में विस्फोट होने से तारों का निर्माण हुआ और तारों में भी बच्चों विस्फोट हुआ। उसके पश्चात ग्रहों और दूसरे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैला हुआ, जो आज भी हो रहा है। बहुत तेजी से बच्चों इसमें फैला हुआ। सेकंड के हजारवें या लाखवें हिस्से में भी बहुत ज्यादा तेजी से उन्होंने बिखराव संभव हो पाया। ठीक है, तो यहां हमने ये देखा। इसी प्रकार क्रमशः आकाशगंगाओं के विस्फोट से तारों का तथा तारों के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण संभव हो सका है। इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से किस प्रकार से हुआ? घने पदार्थ। अब ये घने पदार्थ कहां पर थे बच्चों? मूल जो पिंड था, ठीक है, वो घने पदार्थों से बना हुआ था और उससे बने सामान्य पदार्थ और सामान्य पदार्थ से बने काले पदार्थ। और इन काले पदार्थों के पिंडों में सामान्य पदार्थ उनमें आकार में वृद्धि करते चले गए। इस प्रकार से हमने देखा बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं एक टॉपिक बता देना चाहता हूं कि जो विभिन्न आकाशीय पिंड है या विभिन्न जो दूर उनके मध्य पाई जाने वाली दूरी है, उसको हम कैसे नापेंगे, किन इकाइयों के द्वारा हम उनको बतलाएंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि हम थोड़ी सी दूरी होगी, कोई छोटी दूरी होगी तो उसे हम मीटर में मापते हैं, उससे छोटी होगी तो सेंटीमीटर में, उससे छोटी होगी तो मिलीमीटर में मापेंगे। तो दूरी का या लंबाई का सामान्य जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है। लेकिन बच्चों इससे बड़ी दूरी होगी तो हम किस मात्रक में मापेंगे? हम मापेंगे किलोमीटर में। जैसे कि हम जानते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन बच्चों इससे अधिक दूरी है। आकाशीय पिंडों में एक पिंड से दूसरे पिंडों की दूरी को हम किलोमीटरों में कैसे नापेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी इसमें देखी गई है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। यह तो फिर भी बच्चों बिल्कुल पास में है। यदि इससे अधिक दूरी होगी तो हम किस तरीके से उसको नापेंगे? इसके नाप के बारे में, इसके मात्रक के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं और वो होते हैं प्रकाश वर्ष।
तो बच्चों नाम से पता चल रहा है प्रकाश वर्ष, तो वर्ष यहाँ पर समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। तो वर्ष के नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, लाइट ईयर जो होता है वो समय का नहीं होता बल्कि दूरी का मापक होता है। वो दूरी का मापक किस प्रकार से होता है बच्चों? जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है जिससे हमें दिखाई देता है, वो प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अब एक सेकंड में 3 लाख की एक मिनट में कितनी करेगा, एक दिन में कितनी करेगा, ठीक है, एक महीने में कितनी करेगा, और एक वर्ष में वो प्रकाश कितनी दूरी करेगा, इस गणितीय माध्यम के द्वारा हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में प्रकाश की दूरी होगी 3 लाख किलोमीटर। तो वो प्रकाश एक वर्ष में कितना जाएगा उसको हम देख लेते हैं। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह लगभग 9.4 गुना 10 की घात 12, ठीक है बच्चों, 9.4 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर किलोमीटर है बच्चों, यदि मैं मीटर की बात करूँ तो 9.4 गुना 10 की घात 15 मीटर होगी। ये बात हमें समझना चाहिए कि यह दूरी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में है। 9.4 गुना 10 की घात 12 1 प्रकाश वर्ष माना जाता है। एक वर्ष में इतनी दूरी चले जाएगा प्रकाश, ठीक है। और एक सेकंड में कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर। तो एक मिनट में उसको 60 से गुना करेंगे, एक घंटे में और उससे 60 से गुना करेंगे, एक दिन में, ठीक है, 24 से गुना करेंगे, फिर ज़्यादा, एक महीने में और एक वर्ष में। इस प्रकार से हम जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 9.4 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के मध्य औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन यदि हम इसे किलोमीटर में ना माप करके प्रकाश वर्ष में मापे तो यह मात्रा आएगा 8.31 प्रकाश वर्ष। ठीक है बच्चों, पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। यह आकाशीय पिंडों के हिसाब से, खगोलिकी के हिसाब से बहुत कम है। खगोल विज्ञान में यह बहुत कम दूरी होती है। इससे भी बहुत ज़्यादा दूरी पर पिंड, जो आकाशीय पिंड है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करते हैं और उनकी मध्य दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमने नया मात्रक इजाद किया जिसका नाम रखा प्रकाश वर्ष। इस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है, 8.31 प्रकाश वर्ष, अथवा इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। एक अन्य जो मात्रक है वो है पारसेक। प्रकाश वर्ष भी है और एक और अन्य मात्रक है पारसेक। यह होता है 1 पारसेक बराबर 3 गुना 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, 10 की घात 16 मीटर अथवा 3.26 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी मात्रक है पारसेक। ठीक है, तो पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा बच्चों यहाँ पर आज आधुनिक विचारधारा किस प्रकार की है ग्रहों के निर्माण में। ठीक है, द्वितारक या द्वैतवादी सिद्धांत किस प्रकार से है, और इसके बाद हमने देखा कि एक आकाशीय पिंड से दूसरे आकाशीय पिंड के मध्य जो दूरी है वो किन मात्रकों से हम मापेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखेंगे अगली क्लास में हम ग्रहों का निर्माण, तारे का निर्माण किस प्रकार से होते हैं। धन्यवाद बच्चों।